नाउ वी आर प्लानिंग फॉर आईवीएफ। आईवीएफ में अराउंड 10 दिनों के इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, एज यूर आपका एएमएस ज़्यादा है तो वी आर गोइंग फॉर अ प्रोटोकॉल कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में हम आज से इंजेक्शन चालू करेंगे, 5th डे से अराउंड सेकंड इंजेक्शन। सेकंड मतलब जो डाउन रेगुलेशन वाला इंजेक्शन होता है वो सेकंड हाफ में आपका चालू हो जाएगा। ठीक, नाउ बेसिकली अब हम आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। आज आपका सेकंड डे ऑफ पीरियड है, तो आज से आपके इंजेक्शन चालू हो जाएंगे। आज फर्स्ट इंजेक्शन लगेगा, हम कुछ आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, E12 प्रोजेस्टेरोन, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे जाएंगे। एवरेज एवरेज 10 डेज के इंजेक्शंस होते हैं। वो इंजेक्शंस पहले दिन एक या दो हो सकते हैं। आपके केस में प्रोबेबली विल बी स्टार्ट विद द 2 इंजेक्शंस एंड वी मे नीड टू इंक्रीज द डोसेस आफ्टरवर्ड। अगर ज़रूरत पड़े तो हम धीरे धीरे उनका डोज बढ़ाते हैं बाद में। 5वें दिन पे 5th डे पे हम सोनोग्राफी करेंगे आपकी कि रिस्पॉन्स कैसे है फॉलिकल्स का। ठीक है, और फॉलिकल्स का रिस्पॉन्स देख के हम आपको थर्ड इंजेक्शन ऐड करेंगे। उस इंजेक्शन का काम होता है कि हमारे जो ब्रेन रिलेटेड एफएसएच वगैरह आते हैं उनको थोड़ा सा शांत रखना, मतलब एक्सटर्नल जितना हो सके हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एवरी ऑल्टरनेट डे हमारी सोनोग्राफी होती है कि हाउ द फॉलिकल्स आर ग्रोइंग। डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें फिर आपका डोज बढ़ाना है, कम करना है या फिर सेम रखना है, वो हमें डिसीजन लेने में ईजी होता है डे 5 के बाद। हाँ, अराउंड 10 डेज इंजेक्शन हो जाते हैं। मान लेते हैं 10th डे पे हमारे दोनों ओवरीज में अच्छे से फॉलिकल्स बन गए हैं। अराउंड 3 से 4 फॉलिकल आपके 17 मिलीमीटर क्रॉस कर चुके हैं, तो उस टाइम में हम आपको ट्रिगर देते हैं। मैचुरेशन का एक इंजेक्शन रहता है, जैसे हम आईयूआई में भी देते थे। मान लेते आज रात में हमने 11 बजे ट्रिगर दिया है, कल कुछ नहीं होता है, परसों आपका ओम पिकअप रहेगा। ओपीयू सुबह 10 बजे हम जनरली आपको पोस्ट करते हैं। 9 बजे आपको एडमिट करना है, 8 बजे आपको एडमिट करेंगे। 9 बजे ओटी, 9 साढ़े 9 बजे तक ओटी में लेते हैं। फिर सब क्लीन करके अंडर शॉर्ट एनेस्थीसिया, सलाइन में से एनेस्थीसिया जाता है। देन आप पूरी तरह सो जाते हो। उसके बाद में जो हमारा सोनोग्राफी का प्रोब होता है, टीवीएस का प्रोब, दैट गोज इनसाइड दी विजाइना। उसको एक छोटी सुई होती है जो ओवरीज में जाके हमें फॉलिकुलर फ्लूइड निकाल के हम वो फॉलिकुलर फ्लूइड अलॉन्ग विद द एग्स अपने एम्ब्रोलॉजिस्ट को हैंड ओवर करते हैं। फिर एम्ब्रोलॉजिस्ट उनको स्क्रीन करते हैं कि कैसे एग्स है, उनकी क्वालिटी क्या है, कितने नंबर्स है, वो सब वहाँ पे असेस करते हैं। उसी दिन सेम डे पे हम हस्बैंड के शुक्राणु लेते हैं, उनको प्रोसेस करके अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स हम सेलेक्ट करते हैं और वो हर एक एग में इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम ICSI या फिर इक्सी कहते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद में हमारा काम खत्म। ठीक है, उनको हमें नेचर को हैंड ओवर करना है, जहाँ पे हम वो इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर में फिर वो डिविजन स्टार्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का एग के क्रोमोसोम्स के साथ में, डिवीजन हो जाता है, इक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, फ्रेगमेंटेशंस, ये सारी चीज़ें उस टाइम में होती रहती हैं। ठीक है, उसमें फिर कितने हम डेली उनको असेस करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं है, उनका कितने सेल के एम्ब्रियोज है, एंड जनरली उनको हम डे 3 पे असेस करते हैं फाइनली कि थर्ड डे पे क्या स्टेटस है। डे 3 पे हमें पता चल जाता है कि अरे हमने हमारे पास अभी 5 एम्ब्रियोज अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, अगर 10 मिलते थे, समथिंग कॉल्ड एज आईवीएफ एटरेशन, 10 एग्स मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं 10 के 10 अच्छे हो, उसमें से 8 अच्छे होंगे, उनको हमने एक सी करके रखा है। डे 3 तक 5 आते हैं, हमें प्रयास करना है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक, जिसे हम डे 5 या फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं, वहाँ तक जितने जाएंगे उतना लेके जाने के लिए। क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के एम्ब्रियोज का सक्सेस रेट थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे एम्ब्रियोज का डे 3 पे क्या होता है, फर्स्ट 3 डेज एम्ब्रियो इज जेनेटिकली डिपेंडेंट ऑन योर जेनेटिक मटेरियल, मतलब माँ के जेनेटिक्स पे वो जीता है। थर्ड डे पे एम्ब्रियो का खुद का जेनेटिक्स एक्सप्रेस होता है, और फिर वहाँ से आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशंस, उसको जीना है कि नहीं है वो एम्ब्रियो डिसाइड करता है। ठीक है, अगर जेनेटिकली सब कुछ अच्छा रहे तो नेचर उनको सेलेक्ट करता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम डे 5 को जैसे एम्ब्रियो बनते हैं तो उनको दो दो के सेट में, 2 या 3 के सेट्स में फ्रीज करके रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका ओम पिकअप हुआ था उस दिन आपका प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है, वहाँ से आगे आपको फिर से पीरियड्स आ जाते हैं 2-3 दिन में।
2-3 दिन में, 4-8 दिन में कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। जैसे पीरियड आते हैं तो उस टाइम हम आपको फिर से बुलाएंगे, फिर सोनोग्राफी करके देखेंगे। बहुत बार हमें मल्टीपल कॉर्पस ल्यूटियम दिखते हैं एम्ब्रियोज में, मतलब ओवरीज में बहुत सारे, जो जहाँ से हमने एग निकाले हैं वो सारी चीज़ें अभी पूरी तरह जाती नहीं है, तो उसमें हमें ओवरीज को फिर से शांत करना पड़ता है। दैट इज अगेन यहाँ पे आपका डाउन रेगुलेशन होगा। और उसके आगे जो पीरियड आते हैं उसमें हम फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपरेशंस करते हैं। और जैसे ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपकी अराउंड 8 मिलीमीटर क्रॉस कर जाती है, ट्रिपल लाइन, ब्लड फ्लो अच्छा है, मतलब डीपर लेयर्स तक ब्लड फ्लो है, तो यहाँ ये जो एम्ब्रियो है, हाँ, जहाँ पे आपके एंडोमेट्रियम बन जाता है वहाँ पे हम, वहाँ से आपके प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस चालू हो जाते हैं फिर से सेकेंड हाफ में। ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस के 6th डे पे हम ये 5th डे के एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं। तो दिस इज हाउ नॉर्मली, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स। तो यहाँ से आपको डिसीजन लेने से लेके ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट तक 3 मंथ्स तक का पीरियड्स हो जाता है अपना। ठीक है। अब हाँ, क्योंकि देखिए देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। कुछ डॉक्टर्स है जो इसी साइकिल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन मुझे इस साइकिल में अच्छे रिजल्ट्स कभी नहीं मिले हैं, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। आई ट्राइड इन द, जब ये प्रोटोकॉल नया नया आया था उसी टाइम में हमने ट्राई किया था इमिडिएटली ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन बिकॉज मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी रहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते रहता है, और उन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इम्प्लांटेशन थोड़े सक्सेस रेट थोड़े कम होते हैं। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ सेंटर्स है जो सेकंड उसी इमीडिएट साइकिल में भी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बट जिसमें मुझे रिजल्ट्स अच्छे हैं मैं वही करता हूँ, आई डोंट चेंज दिस थिंग्स। ठीक है। हाँ, मतलब मेरा एक मानना है कि जैसे आपके एम्ब्रियोज अच्छे बन जाते हैं, तो वहाँ से आगे जब तक आपका एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं बनेगा मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। दैट इज़ आज ही मैं, उसके लिए हमें महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, जब तक एंडोमेट्रियम अच्छी, क्योंकि इट इज़ समथिंग लाइक दैट हमें दिख रहा है लेकिन फिर भी हमने वेस्ट किए हैं एम्ब्रियोज। ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है। ये हुआ आपका प्रोसेस। फ्रीज रहेगा, वो फ्रोजन रहता है। ठीक है। ये हो गया आपका एक, जैसे एक्सप्लेन किया मैंने आपको। इसके अलावा अब देर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, जहाँ पे एक नॉर्मल एग बनने वाला था वहाँ पे हम 4-5-10 एग्स बना रहे हैं एक्स्ट्रा हार्मोन्स देके। तो हमारी ओवरीज जो होती है वो हाइपर स्टिमुलेशन में जाती है। वो नॉर्मली 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ओवरी 8-7-8 सेंटीमीटर बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस पहले के ज़माने में बहुत होते थे, अभी एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल फ्रीजिंग की वजह से वो कम हो गया है। तो वो क्या क्या होता है और क्या हो सकता है, जैसे कि ओवरीज बड़ा होना, उसकी वजह से थोड़ा पेट में हल्का पेन होना, लोअर बैक एक, वाइट डिस्चार्ज होना, या फिर कुछ पेशेंट्स में सीवियर केसेस में पेट में पानी जमा होना, छाती में पानी जाना, आईसीयू एडमिशंस, ये चीज़ें हो सकती है पेशेंट्स में। ये हम कभी डिनाई नहीं करते हैं। अगर आपने मुझे पूछा कि ये लास्ट आपने कब देखा था, तो लॉन्ग वे 5-6 साल पहले हमने देखा था। ऑलमोस्ट लाइक मेरा ये क्लिनिक तो ऑलमोस्ट OHSS फ्री है, बिकॉज हमें पहले पहले क्या होता था, जैसे एम्ब्रियोज बनते हैं हम यहीं पे ट्रांसफ़र कर देते थे, तो ऑलरेडी इतने बड़े ओवरीज है, हमने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर दिए है। फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो फिर और HCG आता है जो इन जो ओवरीज को और सपोर्ट करता है और बड़ा करता है। और फिर कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं मैंने कि बिकॉज ऑफ ओवर हाइपरस्टिमुलेशन मदर की जान बचाने के लिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें कब होती थी, प्री फ्रीजिंग इरा, जब हमें फ्रीज कैसे करना है एम्ब्रियो पता नहीं था। ठीक है। अब एज वी नो कि एम्ब्रियो फ्रीज कैसे करते हैं और उसका कितना फ़ायदा होता है, कैसे है, ये सारी चीज़ें, ओवर हाइपर स्टिमुलेशन इज नाउ ऑलमोस्ट गॉन, मतलब मोस्टली ये चीज़ें नहीं होती फिर भी, बिकॉज दिस अ क्लिनिकल नोन कॉम्प्लिकेशन, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है। इसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ एम्प्टी फॉलिकुलर सिंड्रोम। ठीक है। हमें सिर्फ फॉलिकल्स दिखते हैं सोनोग्राफी में, उसमें एग्स है कि नहीं हमें पता नहीं है। ठीक है। तो देर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एम्प्टी फॉलिकुलर सिंड्रोम, जहाँ पे हमने ओम पिकअप किया आपका, एक साइड की ओवरी पूरी निकाली हमने, एक भी एग नहीं मिला हमें। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि कुछ टेस्ट करते हैं लैब में कि सच में हमारे जो इंजेक्शन वगैरह है उसका असर आया है कि नहीं है।
अगर असर नहीं आया है तो हम वो इंजेक्शन रिपीट करते हैं और फिर नेक्स्ट डे पे हम फिर से सेकेंड ओवरी के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में दोनों ओवरीज में मिला के भी हमें एक भी एग नहीं मिलता है, दैट इज अ नॉन एम्प्टी फॉलिकुलर सिंड्रोम, ये ऐसे हो सकता है। अब ये क्यों होता है हमें नहीं पता है, उसमें दो दो कारण होते हैं, एक होता है ट्रू एम्प्टी फॉलिकल, दूसरा होता है फॉल्स। ट्रू में सच में सिर्फ फॉलिकल्स दिखते हैं, सिर्फ घर होते हैं, उनमें रूम्स है, उनमें कोई आदमी नहीं है, ठीक है, मतलब दीज आर जस्ट एम्प्टी फ्लैट्स। तो दैट इज वेरी रेयर। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि उस साइकिल में अगर नहीं मिला तो हम वो साइकिल कैंसिल करते हैं, फिर अगले महीने में जब स्टिमुलेशन देते हैं अलग प्रोटोकॉल से, तो कुछ केसेस में वो एम्ब्रियोज सॉरी आपके जो एग्स है ओवसाइट्स हमें मिल जाते हैं, वो साइकिल हमें कैंसिल करनी पड़ती है। देखिए आप अगर मुझे पूछोगे तो पूरे 10-12 साल में मैंने 2 केसेस देखे, ठीक है। तो दिस इज वेरी रेयर बट सारे पेशेंट्स में ये मैं बता के रखता हूँ, ठीक है। उसके अलग से ही टेस्ट कर। नहीं नहीं, वो जब तक हम पिकअप नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, कितने एग्स मिलेंगे, उनके कितने एम्ब्रियोज बनेंगे, या फिर हमें 10 एग्स मिले, डे 3 तक सब अच्छे थे, डे 4 को सारे अरेस्ट हो गए, सारे मर गए, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर, ठीक है। ये हमें नहीं पता है कि कौन से एम्ब्रियोज किस स्टेज तक कैसे जाएंगे, तो दिस यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग योर स्टिमुलेशन। इसके अलावा होता है आपका साइकिल कैंसिलेशन। फॉर एग्जांपल कभी कभी हमने आपको मेडिसिन चालू किए हैं 4-5 दिनों जो के, आपने कहा कि इस केस में तो मतलब सारे अरेस्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फिर से भी नई साइकिल स्टार्ट फिर करनी से पड़ती साइकिल करनी पड़ती है, ठीक। सी दीज आर वेरी रेयर सिचुएशंस बट यू शुड नो इट, कि आपको ये बिकॉज यू आर गोइंग फॉर दैट, कौन से पेशेंट में ये होगा मुझे नहीं पता है। कुछ पेशेंट्स में 8-10 ये रहते हैं, डे 3 को 10 अच्छे क्वालिटी दिखने वाले एम्ब्रियोज होते हैं, डे 5 को 2 ही बचते हैं, एक ही बचता है। उसका क्या रीज़न है हमें नहीं पता है बट स्टिल दिस हैपन्स, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हाँ मोनोफोलिकुलर डेवलपमेंट मैं बता रहा था कि हमने मेडिसिन चालू की है, 4-5 दिन इंजेक्शन दिया और सोनोग्राफी पे पता चला रहा है एक ही फॉलिकल ग्रो हो रहा है, इतने इंजेक्शन देके भी एक ही फॉलिकल बन रहा है, या फिर 2 ही बन रहे हैं, एक इधर इस ओवरी में एक इस ओवरी में, ज़्यादा फॉलिकल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में कुछ केसेस में हमें फिर इसको आईयूआई में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ये साइकिल कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो लिटिल अनकॉमन। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें हमें, या फिर अगर आईओआई नहीं कर सकते तो हमें साइकिल कैंसिल करना पड़ता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। तो दीज आर द थिंग व्हिच यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग योर स्टिमुलेशन।